अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको मालूम है, कल के वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रैवल फॉरेन ट्रैवलर्स जो टॉपिक हमारा रह गया था वो समझाया। नॉन रिलीजियस बुक्स वो जो अदर टॉपिक था वो पूरा किया, और ट्रेडर्स न्यू रूट ये स्टार्ट किया था, और सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ ही मैंने आपको समझाया था। तो आगे आज के वीडियो में trading was done through land routes and sea routes. Lothal was the major port of Harappan civilization. At Lothal, a carrier's dockyard and a waterhouse have been found, which provide us information about sea transport. तो स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग जो है वो टोटली दो रास्तों से, दो रूट से होता था। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि फ्रॉम विच रूट्स इंडिया इन एंशियंट इंडिया ट्रेडिंग वॉज डन। तो टोटल व्यापार दो रास्तों से होता था, एक लैंड रूट यानी ज़मीन वाला रास्ता यानी रोड, और सी रूट यानी कि समुद्र वाला रास्ता। तो अगर ये दो रास्ते से जिससे हम दूसरे देशों से व्यापार करते थे। और अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर जो बंदर था यानी पोर्ट था जिससे व्यापार किया जाता था वो था लोथल। जो लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड यानी कि वहाँ पे पोर्ट पे जो होता है जिसमें सामान रखा जाता है वो। तो डॉकयार्ड एंड वाटर हाउस है, और वेयर हाउस मिला है। वेयर हाउस मतलब वही कि सभी सामान वहाँ पे रखा जाता है। जब शिप आती है तो वो सभी सामान उस गोडाउन टाइप होता है, तो उससे निकाल के शिप में ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो वेयर हाउस। तो डॉकयार्ड और वेयर हाउस पाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे सी पोर्ट, सी ट्रांसपोर्टेशन दरियाई रास्तों से ज़्यादातर व्यापार होता था। द पीपल ऑफ लोथल यूज टू मेक वेरियस पॉटरी यूटेंसिल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। और लोथल के लोग जो थे, लोथल में रहने वाले, वो ज़्यादातर पॉटरीज बनाते थे, यूटेंसिल्स बर्तन बनाते थे, और अलग अलग टाइप की ज्वेलरी बनाते थे। ट्रेडिंग वॉज डन of beads made from oyster and ivory. Indian spices and condiments and precious stones were in great demand. जैसे कि स्टूडेंट्स हमें मालूम ही है कि एंशियंट टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे देश की क्या चीज़ फेमस थी, तो स्पाइसेस यानी कि मसाले। हमारे देश के मसाले बहुत फेमस थे, तो दूसरे देशों में हमारे देश के मसाले बेचे जाते थे, और वो लोग भी हमारे देश के मसालों के बिना नहीं रह सकते थे। तो और इसी रीज़न की वजह से, इन मसालों की वजह से ही अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स, वो इंडिया में व्यापार के लिए आए थे, और फिर वह यही इंडिया में रह गए और हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे हमारे देश के मसाले बहुत फेमस थे। फिर प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, फिर कपड़े, सिल्क के कपड़े, ये सब बहुत फेमस था उस टाइम पे। कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस एक्सपोर्टेड टू यूरोप विया सेंट्रल एशिया। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे देश का कॉटन, सिल्क और मसाले बहुत फेमस थे। तो हमारे देश के ये सभी चीज़ें जो है वो सेंट्रल एशिया बीच में आया, तो सेंट्रल एशिया से होके यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते थे। और जब दोनों का रास्ता बंद हो गया था, तब यूरोप वालों ने, तब उन्होंने, दूसरे देश के लोगों ने दूसरा इंडिया आने का रास्ता खोजा, और फिर वो लोग यहाँ उस रास्ते से इंडिया में आने लगे। और फिर फाइनली ही अंग्रेज़ लोग को लगा कि हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इंडिया में अगर हम यहीं पे रह के उनके ऊपर राज करें। तो फिर ब्रिटिशर्स जो है वो यहीं रह के हम पे राज करने लगे। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे टॉपिक का, या इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ। Through the international port like Khambat, Bharuch, Chopar and Tamralipti, cotton textiles, silk textiles, spices, cinnamon, timber were exported to east and west part of the world, while gold, silver and other items were imported. यानी कि गोल्ड, सिल्वर हम दूसरी कंट्री से यहाँ मंगाते थे, और हमारे देश के जो कॉटन, सिल्क, मसाले हैं वो हम दूसरे देशों में बेचते थे। और वो भी किन किन बंदरों से, कौन से पोर्ट वहाँ पे उस टाइम पे बहुत इंटरनेशनल व्यापार के लिए हम यूज़ करते थे, तो खम्बाट, भरूच, सोपारा एंड ताम्रलिप्ति।
Many people used to travel from China to the remote areas on foot and on horseback. They used to carry silk cloth with them. The route they travel on the known as Silk Route. तो स्टूडेंट्स ये एक नई इन्फॉर्मेशन आई कि बहुत सारे लोग चाइना के अगर हम देखें तो वो लोग पैरों पे चल के यानी कि चल के या फिर घोड़े पे बैठ के वो लोग यहाँ पे आते थे और वो लोग अपने साथ सिल्क के कपड़े ले जाते थे। तो इसीलिए इस जिस रास्ते थे वो लोग आते जाते थे इस सिल्क के कपड़ों के व्यापार के लिए, उस रास्तों को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। द मर्चेंट्स ऑफ मेनली चाइना, इंडिया, ईरान, अरेबियन, ग्रीस एंड रोम वर एसोसिएटेड विद दिस ट्रेड रूट। और ये जो रास्ता था, ये जो कौन सा रास्ता, सिल्क रूट, ये जो व्यापारी रास्ता था, ये इन रास्तों से इंडिया, चाइना, ईरान, अरेबियन, ग्रीस और रोम के सभी व्यापारी इस रास्ते से जुड़े हुए थे। यानी कि इसी रास्ते से, इस सिल्क रूट से ही, इस व्यापार के रास्ते से ही वो अपना व्यापार दूसरे देशों के साथ करते थे। Ports of South India were known सेंटर्स फॉर एक्सपोर्टिंग ब्लैक पेपर एंड अदर स्पाइसेस। और अगर हम हमारे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो पोर्ट है यानी जो बंदर आए हुए हैं वो ज़्यादातर किसका सेंटर था, यानी कि उस रास्ते से, उस बंदर से कौन सी चीज़ें का व्यापार होता था, तो ब्लैक पेपर एंड दूसरे मसाले जो बेचे जाते थे। तो अब स्टूडेंट्स ये था हमारा ट्रेड रूट के बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया, यानी पहले के टाइम में कैसी पेंटिंग की जाती थी, कौन से पेंटर फेमस थे। तो पिक्चर्स आर अ स्पेशल मीडियम विच एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट्स पहले ही हमें इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि पिक्चर्स जो है, फोटोग्राफ्स है या फिर पेंटिंग, वो ऐसा मीडियम है, वो ऐसा साधन है जिससे मानस जो है, जो व्यक्ति है यानी हम लोग, हम हमारी फीलिंग्स उसमें बता सकते हैं। और आप ज़्यादातर देखिएगा पेंटिंग्स ऐसी ही होगी जिसमें पेंट करने वाले का यानी जिसने भी ड्राइंग की होगी उसकी फीलिंग्स हमें उसमें देखने को मिलेगी। तो पिक्चर्स ऐसी होती है जो जनरली ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स उसमें हमें देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम इट portrays the एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। दूसरी बात, एक तो कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स बताते हैं पेंटिंग। दूसरी कि उस पेंटिंग के अंदर हमें जिस टाइम पे, जिस पर्टिकुलर समय पे, जिस पर्टिकुलर टाइम में वो पेंटर हो गया, जिसने वो पेंटिंग की थी, उस पेंटिंग के अंदर हमें उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में भी हमें उसने कुछ पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें मालूम हो जाता है पेंटिंग देखते ही कि ये इस टाइम की पेंटिंग है। जैसे कि हमने आगे डिफरेंट टाइप के राजाओं के बारे में, किंग के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा था कि उनके जो कॉइन्स थे, कॉइन ऐसे वो लोग बनाते थे, कॉइन्स के ऊपर ऐसी उन राजाओं की तस्वीर होती थी या कुछ भी, जिससे हमें मालूम हो जाता था कि ये इस राजा का कॉइन है और इस टाइम भी ये राजा हो गया। वैसे ही पेंटिंग की बात है कि पेंटिंग जनरली हमें पेंटिंग देख के मालूम हो जाता है कि ये किस टाइम की पेंटिंग है, उस टाइम का कुछ ना कुछ हमें उसके अंदर दिखने को मिलता ही है। In India, the oldest painting have been found in the North Neolithic era. More than 500 paintings of Neolithic age drawn by primitive men have been found in Madhya Pradesh from a place called Bhimbetka, which look lively even today। या ज़्यादातर हमें पहले के टाइम की इंडिया की पेंटिंग्स जो है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर हमें नियोलिथिक एरा यानी टाइम, नियोलिथिक के टाइम की पेंटिंग्स ज़्यादातर इंडिया में
पहले के टाइम की है। टोटल 500 के ऊपर इस टाइम की पेंटिंग हमें मिली है। और ये पेंटिंग्स कहाँ से मिली है, तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका नाम का शहर है जो पुराना, वो हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो आपको याद होगा उसमें आया था। तो भीमबेटका में से हमें ये पेंटिंग्स मिली है। और आज भी ये शहर, आज भी ये जगह ऐसी है जो लाइवली दिखती है, यानी कि जीवंत दिखती है। भले ख़त्म हो गई है, इतनी पुरानी है, लेकिन आज की वो ऐसी लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेंटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। आगे की जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई है वो अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी